दिल्ली के सिंहासन पर राज्याभिषेक किया जाता है। दोस्तों, भारत की पवित्र भूमि पर एक से बढ़कर एक सूरवीरों का जन्म हुआ है, जिनके नाम से ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते थे, जिनकी तलवार के आगे बड़े बड़े योद्धा सर झुकाते थे। इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो 12वीं सदी में एक ऐसा ही महान सूरवीर अपनी तलवार लिए अपने राज्य और देश की रक्षा के लिए सबसे आगे खड़ा मिलता है, जो युद्ध कला में इतना निपुण था कि वो एकमात्र योद्धा था जिसे शब्द भेदी बाण चलाना आता था। ऐसा शासक जिसने मोहम्मद गोरी को एक बार नहीं बल्कि 17 बार हराया था। जब उस योद्धा की तलवार चलना शुरू हुई तो मोहम्मद गोरी को साक्षात यमराज के दर्शन हो गए। एक ऐसा शासक जिसने मरते दम तक दोस्ती निभाई, ऐसा योद्धा जिसकी प्रेम कहानी अमर हो गई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान की। आखिर इतना ताकतवर और इतना शक्तिशाली राजा कैसे हार गया? कैसे उन्हें उसी इंसान ने मार दिया जिसको उन्होंने स्वयं 17 बार हराया था? क्या थी इसके पीछे की वजह? आज के इस वीडियो में हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है। इनके जीवन में वो सब कुछ था जो इन्हें 11वीं से 12वीं शताब्दी में एक कुशल सम्राट बनाता है। मात्र 13 साल की उम्र में राजगद्दी संभालना और फिर शक्तिशाली चंदेलों को हराना उन्हें शक्तिशाली राजा के रूप में स्थापित करता है। इनके जीवन का एक और पहलू बेहद अहम है, ये इनके विवाह से जुड़ा हुआ है। कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता से इनका विवाह हुआ। ये पृथ्वीराज चौहान के जीवन के 2 युद्ध ऐसे रहे कि न केवल वो इनके लिए निर्णायक रहे, बल्कि इन युद्धों से भारत का इतिहास ही बदल गया। पृथ्वीराज चौहान का जन्म सन 1186 में अजमेर के राजवंश में हुआ था। उनके पिता राजा सोमेश्वर चौहान अजमेर के राजा थे, लेकिन पिता राजा सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद बेहद कम उम्र में पृथ्वीराज को राजा का पद दिया गया और 13 साल के पृथ्वीराज की मदद के लिए उनकी मां कपूरा देवी ने शासन चलाने में उनका साथ दिया। राजा के रूप में पृथ्वीराज चौहान की पहली लड़ाई सैन्य उपलब्धि उनके चचेरे भाई नागार्जुन द्वारा विद्रोहों का दमन और आधुनिक गुड़गांव पर कब्जा करना था। नागार्जुन पृथ्वीराज के चाचा विग्रहराज चतुर्थ के पुत्र थे और उन्होंने चहमना सिंहासन के लिए संघर्ष में परिवार की 2 शाखाओं के बीच प्रतिद्वंदिता को जन्म दिया था। नागार्जुन ने पृथ्वी के अधिकार के खिलाफ विद्रोह किया और गुणापुरा के किले पर कब्जा कर लिया। पृथ्वीराज ने पैदल सेना, हाथी और गोलों की एक बड़ी सेना के साथ गुणापुर को घेर लिया। नागार्जुन किले से भाग गए, लेकिन देवभक्त संभवतः उनके सेनापति ने प्रतिरोध करना जारी रखा। अंततः पृथ्वीराज की सेना विजय हुई और नागार्जुन की पत्नी, माता और अनुयायियों को बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज के अनुसार पराजित सैनिकों के सिर से बनी एक माला अजमेर के द्वार पर लटका दी गई थी। इस जीत ने पृथ्वीराज चौहान को मजबूत किया और उसके बाद 1182 में चंदेल राजा परमार देव चंदेल को हराने से पृथ्वीराज की चर्चा पूरे भारत में फैल गई। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को यश के साथ अपार धन संपदा भी मिली। पृथ्वीराज के पास पंडितों, विद्वानों और कवियों के लिए एक समर्पित मंत्रालय था। ये पद्मनाथ के अधीन था। उसके दरबार में कई कवि और विद्वान थे, जिसमें शामिल है जैनाका, ये कवि इतिहासकार जिन्होंने पृथ्वीराज विजय को लिखा था। विद्यापति घोड़ा, वागेश्वर जनार्दन, विश्व गुरु, कवि पृथ्वी भक्त, एक शाही बाढ़। कुछ विद्वानों द्वारा चंद्रवरदाई के द्वारा पहचाना गया क्या था तारा गच्छा पदावली में जैन भिक्षु जीनापति सूरी और पद्म प्रभा के बीच नारायणम अजमेर के पास आधुनिक मारण नहीं एक बहस का उल्लेख है। उस समय पृथ्वीराज ने वहीं डेरा डाला था। बाद में जीनापति को एक अमीर जैन व्यापारी ने अजमेर में आमंत्रित किया, जहां पृथ्वीराज ने उन्हें जयपत्र प्रमाण पत्र जारी किया। भारत के इतिहास में मोहम्मद गोरी का आक्रमण बेहद असर डालने वाला रहा। आज के पाकिस्तान इलाके में जीत हासिल करते हुए गोरी पंजाब में पहुंच गया। फिर पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी की सेनाओं का तराइन के युद्ध में सामना हुआ। सन 1191 में लड़े गए इस युद्ध को तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था।
गौरी उस युद्ध में बुरी तरह घायल हुआ और वापस भागने लगा, लेकिन पृथ्वीराज ने उसका पीछा नहीं किया और उसे वापस लौटने दिया। लेकिन यही चूक बाद में बहुत भारी पड़ी। पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के आपस में बहुत अच्छे संबंध थे। जयचंद की एक पुत्री जिसका नाम संयोगिता था। पृथ्वीराज चौहान का अक्सर जयचंद के राज्य में जाना लगा रहता था, जहां पर पृथ्वीराज को पहली बार संयोगिता को देखा। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे से प्रेम करने लगे। लेकिन जब ये बात जयचंद को पता चली, वो इन दोनों के विवाह के खिलाफ था, क्योंकि जयचंद को लगता था कि उसके साथ धोखा हुआ है। पृथ्वीराज चौहान ने दोस्ती का गलत फायदा उठाया है और उसी की पुत्री को प्रेम जाल में फंसाया है, जबकि संयोगिता और पृथ्वीराज दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। जयचंद ने पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए स्वयंवर आयोजित किया, लेकिन उसमें पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया तथा सभी राजाओं को निमंत्रण दिया। लेकिन ये खबर पृथ्वीराज को लग गई। पृथ्वीराज चौहान अपने घोड़े पे अकेले आकर भी स्वयंवर में से संयोगिता को उठाकर ले गए, जिसे जयचंद ने अपमान के तौर पर लिया और बदला लेने की ठान ली। जयचंद ने गौरी से हाथ मिला लिया और पृथ्वीराज चौहान के सभी गुप्त राज्य, सैन्य बल, उनके राज्य के गुप्त और महत्वपूर्ण सूचनाएं गौरी को दे दी। वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, वही हुआ और इनके आपसी फूट का फायदा गौरी ने उठाया। हार से जलील गौरी ने बड़ी सेना के साथ 1192 में फिर आक्रमण किया। इस बार पृथ्वीराज चौहान पर गौरी भारी पड़ और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई। सबसे बड़ी वजह जयचंद की गद्दारी थी। युद्ध के बाद गौरी पृथ्वीराज को अपने वतन लेकर आ गया, जहां गर्म सरियों से उनको अंधा कर दिया गया था और बहुत जुल्म उन पे किए गए। पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी बाण चलाना जानते थे, इसलिए पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रवरदाई, जिन्हें पृथ्वीराज के साथ ही बंदी बनाकर रखा गया था, उन्होंने योजना बनाई और गौरी को पृथ्वीराज चौहान की कला के बारे में बताया। तो गौरी ने पृथ्वीराज के कौशल को जानने के लिए सभा का आयोजन किया और उनसे शब्दभेदी बाण चलाने को कहा। तभी चंद्रवरदाई ने कविता के जरिए पृथ्वीराज को गौरी की वास्तविक स्थिति बताई। उसके बाद गौरी सिंहासन पर बैठा हुआ था और उसके सामने पृथ्वीराज चौहान को लाया गया। पृथ्वीराज चौहान को लक्ष्य बताया गया और फिर चंद्रवरदाई ने एक कविता बोली। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। इतना सुनते ही पृथ्वीराज चौहान ने तीर सटीक निशाने पर लगाया। पृथ्वीराज चौहान के अचानक हमले से गौरी की तुरंत ही मौके पे मौत हो गई। उसे मारने के बाद चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे को चाकू से मारकर खत्म कर लिया। पृथ्वीराज चौहान की मौत चाहे जैसे हुई हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की हार ने भारत का इतिहास ही बदल दिया, क्योंकि उसी के बाद भारत में मुस्लिम शासकों का दौर शुरू हुआ और 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना हुई। वो सिलसिला अगले 600 सालों तक मुगल वंश पर चलता रहा और उसके बाद भारत अंग्रेजों का गुलाम हो गया। लेकिन फिर 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। गौरी की मौत के बाद जो शासक गौरी की गद्दी पे बैठा, उसने वर्तमान के अफगानिस्तान के गजनी शहर में गौरी की समाधि बनाई और समाधि के बगल में ही पृथ्वीराज चौहान की एक छोटी सी समाधि बनाई, जिसमें उनके शरीर को दफनाया गया था तथा एक प्रथा चला दी गई, जो ये थी कि गौरी की समाधि पर जो आएगा उसे अब पहले अपने जूतों से पृथ्वीराज चौहान की समाधि पे मारना होगा। ये प्रथा सदियों से चली आ रही थी। 2004 में शेर सिंह राणा नाम के व्यक्ति, जिसने फूलन देवी को मारा था और इसी की सजा अपने के लिए दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था, और वहीं से उसे पता चला कि पृथ्वीराज चौहान की समाधि का इतना अपमान किया जाता है। बस उसने वहां से उनके अवशेष लाने की ठान ली और जेल से फरार हो गया और उसने अपने जाली दस्तावेज और पासपोर्ट के जरिए बांग्लादेश होते हुए अफगानिस्तान पहुंचता है और वहां पर सबकी नजरों से बचता बचाता पृथ्वीराज की समाधि तक पहुंचता है तथा कई दिनों तक वहां पर खुफिया तौर पर उस जगह की जासूसी करता है तथा अवशेषों को निकालने की योजना बनाता है। और एक दिन रात के घनघोर अंधेरे में जाकर पृथ्वीराज चौहान की कब्र को खोदता है तथा सभी अस्थियों को वहां से निकालकर भारत ले आता है तथा उसको विधि पूर्वक गंगा में प्रवाहित करता है और उसके नाम का गाजियाबाद में एक मंदिर बनवाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक करें। ऐसी वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।